अच्छा छात्रों, आज हम सेल या कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। ये कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार दिखाए गए हैं। ब्लड सेल्स हैं, ये न्यूरॉन हैं, तंत्रिका कोशिका, ये वसा कोशिका हैं, ये शुक्राणु हैं, ये अंडाणु और ये चिकनी पेशी कोशिका। ये कोशिका के प्रकार ही है। अस्थि कोशिका इस प्रकार की पाई जाती हैं। कोशिका जो हैं उनके आकृति और आकार जो है कार्य के अनुसार ही होते हैं। कुछ कोशिका अपना आकार बदलती भी रहती हैं। मान लीजिए कि एक कोशिक जीव है अमीबा, तो इनके अंदर इनकी इसकी आकृति जो है, शरीर तो एक कोशिका से बना होता है लेकिन इसकी आकृति बदलती रहती है। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है, आकृति चेंज नहीं होती और प्रत्येक कार्य की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। प्रत्येक इन कोशिका जो है वो विशिष्ट कार्य संपादित करती है। फॉर एग्जाम्पल तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन जो है, ये न्यूरॉन जो है संवेदनाओं को लाने और ले जाने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जीवित कोशिका के अंदर कहता है कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है और सभी ये सजीवों का इनकी गुण होता है कि हर कोशिका का अपना अपना इनकी फंक्शन होता है, कार्य होता है। बहुकोशिकीय जितने भी जीव होते हैं उनके अंदर श्रम का डिवाइडेशन पाया जाता है, विभाजन पाया जाता है। समान कार्य करने वाली कोशिकाएं जो हैं अंग का निर्माण करती हैं और वो विभिन्न कार्य संपादित करते हैं। जैसे मनुष्य है, उसके शरीर के अंदर हृदय जो है उसका कार्य रुधिर को पंप करना है। जैसे इनकी पेट है, आमाशय है, उदर है, इस आमाशय का कार्य है भोजन का पाचन करना। इस प्रकार एक कोशिक जीव में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो अंगक होते हैं उन्हें कोशिकांग कहते हैं और प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य संपादित करता है। जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण होता है, अपशिष्ट पदार्थों का जो बन जाते हैं शरीर के अंदर उनका निष्कासन भी इनकी किया जाता है। कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर के ना मूलभूत इकाई बनाते हैं और उस इकाई को हम कहते हैं कोशिका, सेल कहते हैं। तो अब आता है कोशिका जो है क्या है। अभी मैंने इनकी बताया था, कोशिका शरीर की संरचनात्मक भी इकाई है और कार्य भी इनकी करती है, क्रियात्मक भी इकाई है। इसलिए कोशिका किसे कहते हैं, तो कोशिका क्या है, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। तो सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की। ये किससे मिलकर के ना बनी हुई होती है। हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं और अभी मैंने बताया था उन घटकों को कहते हैं कोशिकांग। कोशिका किस किस से मिलकर के ना बनी होती है, उसका संगठन क्या है। तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जब देखते हैं तो प्रत्येक कोशिका के अंदर 3 इनकी गुण दिखाई देते हैं। सबसे बाहर का जो भाग है प्लाज्मा झिल्ली, फिर सबसे अंदर का भाग केंद्रक होता है और इन दोनों के बीच में, प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त जो भी क्रियाकलाप हैं उसके बाहरी पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं कारण से इनकी संभव होती हैं। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ये कोशिका की सबसे भारी परत है जो कोशिका के सबसे बाहर पाई जाती है और पर्यावरण को उस कोशिका के अंदर के जो अंगक हैं उनसे अलग करती है। ये झिल्ली जो है ये कुछ बाहरी जो पदार्थ हैं जो शरीर को आवश्यकता होती है उनको अंदर ले जाती है और अंदर जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं उनको शरीर से बाहर निष्कासित करने का कार्य करती है। इसलिए इसे चयनात्मक या सेलेक्टिव या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका में पदार्थ कैसे गति करते हैं, कोशिका से बाहर कैसे आते हैं। कुछ पदार्थ जो हैं जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे अपन कहते हैं, या फिर इनकी ऑक्सीजन है, कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण क्रिया के द्वारा कैसे आ जा पाती हैं। पिछले इनकी पाठ में विसरण प्रक्रिया के बारे में आपने इनकी पढ़ा था, देखा कि
पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से हमेशा निम्न सांद्रता की ओर होती है। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका के अंदर भी इनकी संपन्न होती है। उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, कोशिकीय अपशिष्ट हैं, इनका निष्कासन करना होता है तो कोशिका में ये एकत्र हो जाते हैं और उनकी सांद्रता बढ़ जाती है। और कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता में CO2 की सांद्रता अपेक्षा इनकी अंदर की अपेक्षा कम होती है, जिसके कारण से ये कोशिकांग से ये अपशिष्ट पदार्थ हैं शरीर से बाहर इनकी विसरण विधि के द्वारा निष्कासित कर दिए जाते हैं। ऑक्सीजन की सांद्रता है शरीर के अंदर कम हो जाती है, बाहर इनकी पर्यावरण में अधिक होती है, इसलिए ऑक्सीजन शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार से इनका आवागमन होता है। और ये जो इनकी घटना जो हैं पादप कोशिका जो है उसमें इनकी किस प्रकार से कोशिका में पदार्थ कैसे अंदर जाते हैं कैसे बाहर आते हैं, ये 3 घटनाओं के ऊपर आधारित है। 3 घटनाओं में से कोई भी एक घटना हो सकती है। पहला तो है कि यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम के अंदर या शक्कर के घोल में या नमक की मात्रा यानी कि कम हो और जल की मात्रा जिसमें ज़्यादा हो ऐसा घोल बना लेते हैं तो जल परासरण विधि के द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प परासारी दाबी विलयन कहते हैं, अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। दूसरी इनकी बात ये आती है कि यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन के अंदर रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी, क्योंकि दोनों तरफ क्या है सांद्रता बराबर है। ऐसे विलयन को समपरासारी विलयन कहते हैं। और तीसरी इनकी जो है वो ये होती है तो जब अंदर बाहर इनकी नहीं जाएगा तो कोशिका के आकार में कोई इनकी चेंज नहीं आएगा। और तीसरा है कि यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। तो ऐसे विलयन को अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। और जब जल ज़्यादा बाहर आ जाएगा कोशिका से तो कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाती है। इसलिए परासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसे वर्णात्मक झिल्ली के द्वारा इनकी संपन्न होती है, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा संपन्न होती है और इसी के कारण से कोशिका फूलती है और सिकुड़ जाती है। बच्चों आगे का कल पढ़ेंगे।